जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी जीके की ये टेस्ट श्रृंखला आज से शुरू की जा रही है। जो आपके आने वाले एग्जाम हैं समूह गौ के, चाहे वो पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, उन एग्जामों में ये सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों, आपने इससे पहले के पेपर भी लगभग जितने तैयारी कर रहे हैं उन्होंने समूह गौ के दिए हैं और हर किसी ने आधा से ज़्यादा लोगों ने मात खाई है हिंदी में, क्योंकि उत्तराखंड हर कोई पढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज से जो ये सीरीज है, ये सीरीज शुरू की जा रही है। तो इसका आज का जो पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। तो दोस्तों, जो भाषा की मूल इकाई है वो क्या है? ध्वनि भाषा की क्या है? मूल इकाई है। ठीक है, ध्वनि क्या है? भाषा की मूल इकाई है। या अगर पूछा जाए कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, पूर्ण सार्थक बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो पूर्ण सार्थक इकाई अगर पूछी जाएगी तो याद रखना वाक्य क्या है? भाषा का पूर्ण सार्थक इकाई है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की मूल इकाई ध्वनि। ठीक है, और क्या कहा मैंने? वाक्य की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होगा? वो क्या होगा? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रि स्वर नहीं है, यानी निम्नलिखित में से, पूरा क्वेश्चन टाइप हो रखा है, निम्नलिखित में से किस में ये क्या है? ये रि स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों, किस में नहीं किया गया है? वर्षा में क्या है? इस रि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि अगर हम देखें जो कृपा है, कृपा किस किस से मिलकर बना है? क, रि, प, धन, आ। ठीक है, ये 10 बार आता है दोस्तों। कृपा शब्द किससे मिलकर बना है? इस तरीके से दे रखा होगा, ये बनाना आना चाहिए आपको। या जैसे कृष्ण है, कृष्ण में क्या है? क, ठीक है, रि, सौ, ण, धन, औ। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह है। निम्नलिखित में से जो पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ए। ठीक है दोस्तों, जो ये है क्या है? अर्ध विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अर्ध विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ये है, ये क्या है? अल्प विराम, अल्प विराम। ठीक है, और जो ये है, इसे क्या कहते हैं? विकल्प चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, विकल्प चिन्ह के रूप में। जैसे आगे पे लिखा गया है, जो पोस्टर है इसका, उस पे लिखा गया है पुलिस पटवारी स्लैश पटवारी स्लैश। ठीक है, तो ये क्या है? विकल्प चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है? विकल्प चिन्ह कहा जाता है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विकल्प चिन्ह और अल्प विराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है? तो दोस्तों, कौन सी है? सन्यासी क्या है? शुद्ध वर्तनी है। जबकि जो अकाल है, ठीक है, अकाल नहीं होता है, क्या होता है? अकाल होता है। क्या होता है? अकाल। ठीक है, या अनुग्रहित है। ठीक है, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित। ठीक है, या आजीविका लिखा है। अच्छा, आजीविका नहीं होता है, क्या होता है? आजीविका होता है, आजीविका। ठीक है, तो इनमें सही कौन सा है? सन्यासी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? तो दोस्तों, जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? मिठास। मिठास क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, ये सारे सर्वनाम, संज्ञा, इस विशेषण, कारक, सारे वीडियो बने हैं। हिंदी जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हो। चाहे उनके एमसीक्यू की वीडियो हो, चाहे उसकी थ्योरी की वीडियो हो, दोनों के दोनों वीडियो बने हुए हैं। निम्न में से जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों कौन सा है? तो इनमें क्या है? जो यह है वो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि अगर हम बात करें आपकी, तो आप क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जो हम है, हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुष
वाचक सर्वनाम है, जबकि जो कोई है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जो इनमें निश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण होगा। दोस्तों जो आलस शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, दो बार आगे आलसी, तो दोस्तों इनका जो विशेषण होगा वो क्या होगा, आलसी क्या होगा, इसका विशेषण होगा। ठीक है, आलस शब्द का जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, आलसी बनेगा। ठीक है, जबकि अगर हम देखें आलस्य, ठीक है, तो आलस का जो तत्सम रूप है, आलस का तत्सम रूप क्या है, आलस्य है। ठीक है, या अगर पूछा जाए आलस का तत्सम रूप क्या है तो आंसर हो जाएगा आलस्य, या बोला जाए कि आलस, आलस का क्या है, जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है वो कौन है, तब भी क्या होगा, आलस्य होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और तत्सम रूप दोनों में अंतर समझते जाना। अगला क्वेश्चन, धातु कहलाता है। दोस्तों धातु किसे कहा जाता है, आपने उसमें तत्सम में पढ़े होंगे, लेकिन जो धातु है वो धातु कहलाता क्या है, तो याद रखना क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अवयव है। दोस्तों जो ये वाक्य है मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में जो अवयव है वो कौन सा है, तो दोस्तों इसमें जो अवयव है वो क्या है, वहां है। क्या है, वहां, इसमें क्या है, अवयव है। और अवयव होता क्या है दोस्तों, कि वह शब्द जिसके रूप में, जैसे ये वहां है, इसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न हो या कोई भी विकार उत्पन्न हो। ठीक है, जिस शब्द में क्या हो, जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न हो वो शब्द कहलाता है क्या, अवयव। और इसमें क्या है, अवयव वहां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग है। दोस्तों इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, प्रकृति। प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि दुपट्टा, फुलका, हीरा, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हैं। ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द है। इनमें प्रकृति जो शब्द है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों जो वाच्य है, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। कौन कौन से, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। और भाववाच्य, जो कृतवाच्य है क्या कहते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या है, पुस्तक पढ़ता है। अगर क्रमवाच्य की बात करूं मैं, तो पुस्तक अवंतिका के द्वारा पढ़ी गई। और अगर भाववाच्य की बात बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, मुझसे खेला नहीं जा रहा, या मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो ये क्या है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। अगला क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या है। दोस्तों वो कौन सा कारक है जो क्रिया का आधार सूचित करता है, तो दोस्तों वो कारक कौन सा है, अधिकरण कारक है। जो क्या करता है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है, अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, प्रसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और इसके जो प्रसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, मैं, पर। ठीक है, और कारक कितने होते हैं, 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों जो तिलक शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द कहते किसको हैं, कि संस्कृत के शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो तिलक शब्द है क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। दोस्तों जो अनु उपसर्ग है उससे बना हुआ शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, अनुचर। अनुचर क्या है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। और अनु का अर्थ होता है क्रम, पीछे, समानता। ठीक है, तो समानता। ठीक है, और जैसे अगर अन्य शब्दों की बात करें, अन्य शब्दों की बात करें, वीडियो लंबा हो जाएगा, छोड़ दो। आगे क्वेश्चन, उत्थान का विलोम है। उत्थान का दोस्तों जो विलोम शब्द है, उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है, तो पतन है। पतन क्या है, उत्थान का विलोम शब्द है। जबकि प्रस्थान का विलोम शब्द अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन। विस्थापन की बात करें तो क्या हो जाएगा, सस्तापन। सस्तापन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जिनमें से जो नारी शब्द है, नारी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? विनीता शब्द क्या है? नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जबकि वनीता, कामनी, रमणी, स्त्री, ठीक है, वामा, ये शब्द क्या है? नारी शब्द के क्या हैं? सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो क्षीण न हो सके, ठीक है, क्या बोल रहा है? जो क्षीण न हो सके, उसके लिए किस एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों जो क्षीण न हो सके वो क्या कहलाता है? अक्षय के नाम से जाना जाता है। जो क्षीण न हो सके, अक्षय। जबकि अमिट शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो मिट न सके, जो मिट न सके वो क्या हो गए? अमिट। अपार किसको कहा जाता है? जिसका कोई पार न हो, जिसका कोई पार न हो। ठीक है। या अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर करता जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों जो गीतांजलि शब्द है, गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वो है दोस्तों गीता धन अंजलि। गीता धन अंजलि क्या है? गीतांजलि का संधि विच्छेद है। और कौन सी संधि है इसमें? तो दीर्घ संधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रदान होता है? दोस्तों जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में कौन से पद होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? द्वंद्व समास में प्रदान होते हैं। जैसे रात दिन, ठीक है, पाप पुण्य। विलोम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, राधा कृष्ण। तो इन सब में क्या है? दोनों के दोनों पद प्रदान होते हैं। और जिस समास, अगर क्वेश्चन पूछा जिस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास कहलाता है। वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडे सहना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों जो अंडे सहना मुहावरे का अर्थ है वो क्या है? जो अंडे सहना है, घर पर बेकार बैठना। अंडे सहना का अर्थ क्या है? घर पर बेकार बैठना। ठीक है। न तो स्वावलंबी होना है, स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, मुर्गी के अंडों के ऊपर बैठना नहीं, क्या है इसका अर्थ? घर पर बेकार बैठना। ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन के लगभग 40 से अधिक क्वेश्चनों को सारे ऑप्शनों को क्लियर करके गिने तो 40 से अधिक क्वेश्चन हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।